हेलो बच्चों, स्टडी हब में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 6 चैप्टर 1 भोजन के घटक इस चैप्टर को कवर करेंगे। ये क्लास 6 का है। तो देखिए, हम पहला स्टार्ट करते हैं। पिछली कक्षाओं में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। तो पिछली कक्षा में यानी कि क्लास 5 में उनका सूची बनाए थे जिसको हम खाते हैं। आगे है, भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। भारत के विभिन्न भाग में, जैसे कि गुजरात में, अरुणाचल प्रदेश में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, यानी कि भारत के विभिन्न भाग में हम क्या क्या खाते हैं, तो उस व्यंजनों के बारे में भी हमने पिछली क्लास में पढ़े थे और मानचित्र में भी अंकित किए थे। नेक्स्ट है, देखिए कि एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल, बैगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। मतलब ये टाइप दिया हुआ है कि एक प्रकार में तो चपाती, दाल, बैगन का भरता हो सकता है और दूसरे में चावल, सांभर, भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली, सब्जियां हो सकती है। और अन्य भोजन में ये सब भी होता है, अप्पम, मछली और सब्जियां। आगे है, देखिए ये थाली दिया हुआ है, इसमें रोटी है, सब्जी है और कोई दाल है। आगे क्रियाकलाप 1 है। क्रियाकलाप 1, आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। हमारे आहार में अनाज से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में, यहाँ पे देखते हैं, दूसरे खाद्य पदार्थों में क्या होता है, दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो। दूसरे खाद्य पदार्थ में दाल या मांस का कोई व्यंजन या सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा, अचार भी शामिल हो सकते हैं। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 1.1 में दिए गए हैं। देखिए, ये जो सारणी है 1.1 इसमें दिया गया है। ये रहा सारणी 1.1 इसमें दिया गया है इसी टाइप का। तो यहाँ पे कह रहा है सारणी 1.1 में दिए गए हैं। आगे है कि इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा इस सारणी को पूरा कीजिए। ये जो सारणी है इसमें कुछ अन्य व्यंजन जोड़ के इसको पूरा करने कह रहा है। नेक्स्ट है कि इस सारणी को पूरा कीजिए। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हो तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। हाँ, जब हम यात्रा वगैरह में होते हैं तो उतने सामान हमें उपलब्ध नहीं होते हैं, तो रास्ते में जो मिलता है हम उसको खा लेते हैं। हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सकें। और हमने अभी इससे पहले जितने सारे व्यंजन पढ़े, तो कुछ लोगों के पास ये संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह के विविध व्यंजन खा सकें। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। और आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? तो पूछा, यहाँ पे क्वेश्चन बना है, क्या हमारे शरीर के विभिन्न प्रयोजन यानी उद्देश्य के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? हाँ, जरूर होती है हमारे शरीर को। आगे देखिए है, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना है जो हमें पादपों, यहाँ पे कह रहा है कि हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या हैं? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाएगा पोषक किसको कहते हैं, तो जो
कच्ची सामग्री जो होता है उसमें विभिन्न प्रकार के पोषक होते हैं, आवश्यक हमारे शरीर के लिए आवश्यक घटक होते हैं, उसी को क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। अब क्या क्या होता है उसमें, तो इधर दिया हुआ है कि हमारे भोजन में मुख्य पोषक होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। हमारे भोजन में मुख्य पोषक क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल होते हैं, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, क्या सभी खाद्य पदार्थों, यहाँ पे देखिए, क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन से या एक या अधिक पोषक उपस्थित हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या जो इतने पोषक तत्व हो, क्या वो सभी खाद्य पदार्थ में उपलब्ध होते हैं? तो नहीं, अलग अलग खाद्य पदार्थों में अलग अलग पोषक तत्व अवेलेबल होते हैं। आगे है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। आइए हम इन परीक्षणों को करके परीक्षणों को सारणी 1.2 में लिखें। और ये परीक्षण करके सारणी होगा नीचे 1.2, उसमें लिखने के लिए कह रहा है। आगे है, इन परीक्षणों को करने के लिए आपको क्या लेना होगा? आयोडीन लेना होगा, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा के विलयनों की आवश्यकता होगी। आपको कुछ परख नलियाँ तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। कुछ परख नलियाँ तथा क्या क्या लेना होगा? आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। आपको कुछ परख नलियों तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है कि इन परीक्षणों को पके हुए भोजन, यहाँ पे देखिए, इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। ये जो परीक्षण है पके हुए भोजन पर भी कर सकते हैं या कच्ची सामग्री पर भी कर सकते हैं। इन परीक्षणों से प्राप्त परीक्षणों को सारणी 1.2 में दर्शाए गए तरीकों से लिख सकते हैं। और सारणी 1.2 में जो तरीका दिया हुआ है उसमें कह रहा है कि आप लिख सकते हैं। नीचे होगा सारणी 1.2। आगे है कि इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए। यहाँ पे देखिए, एक मिनट। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन, कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त परीक्षणों को सारणी 1.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं। इन सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। जो आप परीक्षण कर रहे हैं वो इन पर या किसी खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। आगे है, इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। जो भी रसायन है, जैसे रसायन का नाम दिया हुआ था सोडा, कॉपर सल्फेट, ये सब, कास्टिक सोडा, ये सब चखने की प्रयास नहीं कीजिए, मात्र आप परीक्षण कीजिए, क्योंकि ये सब हानिकारक होती है। नेक्स्ट है कि यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार करा सकते हैं। अगर जो ज़रूरत का विलयन है वो अवेलेबल नहीं है तो दूसरी विधि से भी अध्यापक करा सकते हैं। तो देखिए दूसरा विधि क्या है। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि इसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित हैं। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। आगे आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए, यहाँ पे देखिए, ये सॉरी अभी और है। आगे यहाँ पे देखिए, दाल या मांस का कोई व्यंजन, सब्जी हो सकती है। कभी कभी अपने भोजन में बस तो इन सभी व्यंजनों को नहीं ले। तो यहाँ तक हम देख लिए थे। आगे देखिए, यहाँ पे देखते हैं विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है।
हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें किससे प्राप्त होता है? पादपों से प्राप्त होता है। और ये जो बॉक्स है 1.1, इसमें और भरना है खाद्य पदार्थ का नाम। विभिन्न प्रकार के पादपों से प्राप्त होता है। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है, यहाँ पे देखिए कह रहा है यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। स्टार्च जो होता है उसी को मंड कहते हैं। तो देखिए इसमें दिया हुआ है आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परखनली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन को मिला दीजिए। उसके बाद क्या करना है? कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। आगे 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। नेक्स्ट है यदि किसी, यहाँ पे तक अब आगे है क्रियाकलाप 2। यहाँ देखिए क्रियाकलाप 1 देख लिए, हम क्रियाकलाप 2 देखेंगे। मंड के लिए परीक्षण, यानी स्टार्च कैसे परीक्षण करेंगे कि इसमें स्टार्च है। कह रहा है परीक्षण के लिए एक खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए, इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डालिए। तनु आयोडीन विलयन मतलब थोड़ा सा उसमें आयोडीन होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। खाद्य पदार्थों के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए, क्या यह नीला या काला हो गया है? क्या यह नीला या काला हो गया है? यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति दर्शाता है। अगर नीला या काला हो जाएगा तो समझ जाएंगे उसमें स्टार्च है, तो मंड की उपस्थिति दिखाता है नीला या काला रंग। आगे है यहाँ पे देखिए परीक्षण कर रहा है मंड के लिए परीक्षण। आगे देखिए इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि इसमें किसमें मंड है। अपने परीक्षणों को सारणी 1.2 में लिखिए। अपने परीक्षण को सारणी किस में लिखने का? 1.2 में। नेक्स्ट है प्रोटीन के लिए परीक्षण। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीस कर या मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ परखनली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह मिलाएं। तो कैसे परीक्षण किया जाता है प्रोटीन का? तो कह रहा है यहाँ पे प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस या तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ परखनली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। उसके बाद है इस ड्रॉपर की सहायता से परखनली में 2 बूंद कॉपर का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परखनली को रख दीजिए। आपने क्या देखा? रख दीजिए। यहाँ पे देखिए आपने क्या देखा? क्या परखनली का पदार्थ यहाँ पे देखिए क्या परखनली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया? क्या परखनली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया? बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। नेक्स्ट है वसा के लिए परीक्षण। वसा के लिए यहाँ पे देखिए वसा के लिए परीक्षण। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज़ के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। ध्यान रखें खाद्य पदार्थों में उपस्थित पोषक। तो यहाँ पे कह रहा है कि देखिए ये खाद्य पदार्थ दिया हुआ है और पूछ रहा है किसमें मंड होता है, किसमें प्रोटीन होता है और किसमें वसा होता है। देखिए कच्चा आलू में मंड भी होता है और वसा भी होता है। कच्चा आलू में मंड होता है। दूध में जो होता है ये वसा होता है, प्रोटीन भी होता है। मूंगफली में प्रोटीन होता है। बिना पका हुआ चावल ये देखिए बिना पका हुआ चावल में क्या होता है? तो बिना पके हुए चावल में हो जाएगा एक तरह से
मंड होना चाहिए। बिना पका हुआ चावल इसमें तो हो जाएगा फैट, बसा हो जाएगा। उसके बाद सूखा नारियल में भी बसा होगा। बिना पकी अरहर की दाल चूर्ण, बिना पकी अरहर की दाल, इसमें भी प्रोटीन होगा। पकी हुई दाल में भी प्रोटीन होगा। किसी सब्जी का एक टुकड़ा में स्टार्च होगा, यहाँ पे देखिए। किसी फल का एक टुकड़ा में भी स्टार्च होगा। उबला अंडा सफ़ेद भाग, इसमें प्रोटीन होगा। तो हमने देख लिए कि इसमें क्या है। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है यहाँ पे, यहाँ देखिए कि खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज़ के टुकड़े में लपेटकर कूटिए। ध्यान रखें कि ये फट ना जाए, मतलब वो जो जिसमें कूट रहे हैं कपड़ा है वो फट ना जाए, और ध्यान रखना है कि कागज़ फट ना जाए। अब कागज़ को सीधा कीजिए। अब क्या करना है, कागज़ को सीधा करना है। यहाँ पे देखिए कागज़ को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। कागज़ को किसी प्रकाश के सामने लाएं। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाले धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? कागज़ पर तेल का धब्बा अगर हो गया है, कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज़ पर धीरे धीरे रगड़िए। इस दशा में क्या है, कागज़ पर धीरे धीरे, खाद्य पदार्थ को कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज़ पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज़ को सुखा दीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। नेक्स्ट है, इसके बाद यदि कागज़ का तेल का कोई धब्बा ना रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। कोई धब्बा ना रहे तो ये क्या पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित है। आगे ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं, यहाँ पे देखिए हमने जो ये परीक्षण किया ये क्या दर्शाते हैं। क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित हैं जिनका आपने परीक्षण किया? क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? हाँ। क्या आगे है, क्या कोई ऐसा खाद्य पदार्थ, यहाँ पे देखिए, क्या कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित ना हो? तो ऐसा तो नहीं था, कोई ना कोई पोषक तत्व था उपस्थित। हमने तीनों पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। हमने तीनों पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है? इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है? तो हमारे शरीर में एनर्जी के लिए इन सभी पोषकों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? विभिन्न पोषक जो है वो हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। ये देख लिए थे। नेक्स्ट देखिए है, ये देख लिए, देखिए ये फिगर देख लीजिए क्या क्या है। भोजन के घटक शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, गेहूँ, तरबूज, चावल, आम, बाजरा, मक्का, है ना। यहाँ देखिए मक्का, आम, तरबूज, गेहूँ, चावल, बाजरा, ये सारे चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए पपीता, गन्ना, आलू, शकरकंदी, ये सब चीज़ें जो हैं हमारे भोजन के स्रोत हैं। और यहाँ पे दिया हुआ देखिए सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल, गिरी, ये जो नारियल का होता है टुकड़ा उसको बोलते हैं गिरी। अब इसमें भी खाद्य पदार्थ है, मांस, उसके बाद क्रीम, मछली, अंडे, मक्खन, दूध, घी, ये सब वसायुक्त भोजन के पदार्थ हैं। आगे है देखिए यहाँ पे विटामिन ए के स्रोत में क्या क्या है। देखिए यहाँ पे दिया है, पपीता में विटामिन ए होता है, गाजर में और आम में भी विटामिन ए होता है। उसके बाद किस में होता है विटामिन ए? तो देखिए
विटामिन ए होता है। चना में, मूंग में, तुअर दाल में और राजमा में भी विटामिन ए होता है। आगे है सोयाबीन में और मटर में भी विटामिन ए होता है। नेक्स्ट है देखिए, यहाँ पे देखिए मछली में भी विटामिन ए होता है, मांस में भी होता है, फैट भी होता है, इसमें दूध में भी विटामिन ए होता है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की, यहाँ पे देखिए आगे है, प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन की आवश्यकता किस लिए होती है? शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। प्रोटीन युक्त भोजन को क्या कहते हैं? शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। नेक्स्ट है विभिन्न विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियाँ, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन जो है हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। आँख, अस्थियाँ, दांत और मसूड़ों को भी स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। आगे है विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिनों के एक समूह को क्या कहते हैं? तो विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और विटामिन बी के किसको कहते हैं? तो ये विटामिन बी का समूह होता है, उसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर के सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। हमारा शरीर जो है उसको सभी प्रकार के विटामिन मात्रा में ज़रूरत होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँख को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारी सहायता करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र 1.6 और 1.9 में दिखाए गए हैं। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन, यहाँ पे देखिए ऊपर भी हम देखे थे स्रोत। और पालक में विटामिन ए होता है। यहाँ देखिए ये जो पालक है इसमें विटामिन ए होता है, विटामिन सी भी होता है। और नेक्स्ट है पालक के बाद अदरक, यहाँ इसमें भी विटामिन सी होता है। फास्फोरस के कुछ स्रोत होते हैं इसमें। नेक्स्ट है हमारे शरीर के, यहाँ पे देखिए ये जो बॉक्स में लिखा है, हमारा शरीर भी सूरज के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। इन दिनों कोई भी सूरज के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। कोई की सूर्य प्रकाश में नहीं रह पाता, इसलिए लोगों में इसकी कमी हो जाती है विटामिन डी की। आगे है कि हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता किस में होती है? अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। क्या कहता है? शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोतों को चित्र 1.10 में दर्शाया गया है। चित्र 1.10 में विभिन्न प्रकार के खनिज लवण को दर्शाया गया है। आगे है देखिए, अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। आपने भी सारणी 1.2 में परीक्षणों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक तत्व की मात्रा दूसरे पोषक तत्व की मात्रा से अधिक होती है। देखिए जितने भी हमने स्रोत देखे जहाँ से हमको विटामिन की प्राप्ति होती है, उसमें जो है ज़रूरी नहीं है एक ही विटामिन होगा, उसमें एक से ज़्यादा भी होता है, यही कह रहा है यहाँ पे। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक भी हो सकती है। उदाहरण, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट में समृद्ध भोजन है। नेक्स्ट है, इन पोषकों के अलावा
इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। आहारी रेशे किस नाम से जाने जाते हैं? रुक्षांश के नाम से जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः किससे होती है? पादप उत्पादों से होती है। आगे है यहाँ पे देखिए, रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी यह हमारे भोजन की आवश्यक अवयव है। इसका आयतन भोजन का इसका आयतन ये यहाँ पे फिर भी यह हमारे भोजन की आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। रुक्षांश जो है बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। आगे देखिए है, जल में उपस्थित पोषक को अवशोषित करने में, यहाँ पे क्या है, जल में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र, पसीने को शरीर से बाहर निकलने में सहायता करता है। आगे है सामान्यतः हमारे शरीर, यहाँ पे देखिए, सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध, चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। तो सबसे पहले तो हम क्रियाकलाप 3 देखेंगे। क्रियाकलाप 3 है, एक टमाटर तथा नींबू जैसा कोई फल लें, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? आगे है, जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला या मसाला जाता है तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसी ताज़े फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती? किसी ताज़े या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती है। हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है और कई खाद्य पदार्थों में जल होता है और कई में नहीं। कुछ समय तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती थी। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। नेक्स्ट है, आगे कह रहा है संतुलित आहार या असंतुलित आहार। आगे देखिए है संतुलित आहार। सामान्यतः पूरे दिन जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर के, जैसे क्वेश्चन पूछेगा आहार किसे कहते हैं, सामान्यतः पूरे दिन जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होनी चाहिए। यहाँ पे कह रहा है हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर की आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार संतुलित आहार कहते हैं। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। आगे है देखिए, यहाँ से हम देखते हैं नेक्स्ट है यहाँ पे पोषक तत्व नष्ट ना हो।
यहाँ से हम एक बार और देख लेते हैं ताकि जो है समझने में इजी रहे। देखिए करा, क्या आप सोचते हैं प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शरीर के कार्य पर निर्भर करता है? तो एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित है। प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता है। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे है कि दालें, मूंगफली तैयार। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग और चना, किण्वित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण। यहाँ पे देखिए जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला अनाज और दालों से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। नेक्स्ट है, उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसमें यहाँ पे देखिए सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। यहाँ पे देखिए सामान्यतः पूरे दिन में जो भी कुछ हम खाते हैं उसे क्या कहते हैं, आहार कहते हैं। हमारे शरीर में वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होनी चाहिए जिनकी हमारे पोषक की आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व यहाँ पे देखिए कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल का भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। तो देखिए भोजन के घटक से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू सो मच।